मैं कहे तो राजू से कल और जनहित पुकार की जरूरत में पड़ी यार। दोनों अपने आप में बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान बदलने के प्रयास में लगातार काम कर रही है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट चुनाव के दौरान जब भाजपा ने एक नारा दिया था अब की बार 400 के पार, तो उसमें तमाम सांसद और सांसद प्रत्याशियों ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक बयान दिया था कि यदि आज 400 के पार का आंकड़ा आप देंगे तो हम भारतीय संविधान बदल देंगे। यद्यपि 400 के पार का सपना उनका चकनाचूर हो गया, बैसाखी पे आ गए, संविधान बदलने की जो उनकी साजिश थी वो फ्लॉप हो गई। लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि संविधान की कसम खाने वाले भाजपा के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है उसको शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। यही नहीं, आज तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कहीं न कहीं कमज़ोर किया जा रहा है और सरकार अपने अर्दब में लेकर उसके कार्यों में कहीं न कहीं व्यवधान भी पैदा करती है। सरकार के मंत्री भी बेअंदाज हो गए हैं। अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने इस देश की बहादुर बेटी कर्नल सुफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की, वो बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय भी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के असली चेहरे को भी उजागर करता है कि इनके मन में कितनी घृणा और नफरत भरी है। जाति धर्म के नाम पर समाज के ये कितने बड़े दुश्मन हैं, उनका वही चेहरा बेनकाब हुआ है। वहीं पर सरकार के एक दूसरे मंत्री कहते हैं कि सेना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जूती के नीचे रहती है। इस प्रकार की टिप्पणियां न केवल सेना का हौसला तोड़ती हैं, बल्कि भाजपा के लोगों की सोच कितनी खतरनाक है उसको भी स्पष्ट करती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज भी संविधान पर संकट है, संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान की दी गई व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इससे संविधान सम्मान हमने यात्रा की शुरुआत में रखा और जनहित हुंकार यात्रा, जनहितों के साथ जो जनहित से मुद्दे जुड़े हैं सबके साथ आज सरकार खुला खेल खेल रही है, मजाक उड़ा रही है। नतीजा है कि आज देश में और प्रदेश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसान समस्या यथावत आज भी मुंबई खड़ी है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले भाजपा सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे पाए। वहीं पर 27,000 प्राथमिक विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बंद करते हैं, जो सरकार की सबसे बड़ी असफलता का जीता जागता उदाहरण है। वहीं पर ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने की इनकी साजिश का भी खुलासा होता है। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा देश बेच रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया। निजी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देना स्वाभाविक रूप से ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। पूर्व की सरकारें रही हैं तो वो निजी क्षेत्रों का सरकारीकरण करती थी। जब निजी क्षेत्रों का सरकारीकरण होता था तो नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर मिलते थे, अवसर पैदा होते थे। आज नौजवानों के रोजगार का अवसर खत्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं
आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौजवानों के श्रम का शोषण किया जा रहा है। हाईली क्वालिफाइड लड़के यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए आदि डिग्री लेके लड़के आज आउटसोर्सिंग पर 10,000 और 12,000 में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये शोषण का सबसे बड़ा एक जीता जागता मिसाल है कि जिसमें हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर के हमारे नौजवानों के श्रम का शोषण कर रही है। इसके साथ ही साथ आज प्रदेश में छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चलकर चौपट कर दे रहे हैं। उन पे आफत का पहाड़ दूसरा टूटा है, लेकिन उनके रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं। सर, बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां बात कर रही हैं। केंद्र में जाति जनगणना का प्रस्ताव भी पास किया गया है। क्या लगता है कि जाति जनगणना होने से पिछड़ों को उनका हक और हिस्सेदारी मिल पाए? देखिए, हमारी जो यात्रा है उस यात्रा में ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जाति जनगणना की मांग हमारे यहाँ प्रमुख मुद्दा है। यद्यपि सरकार ने अभी जाति जनगणना के लिए हाँ तो कर दिया है, लेकिन हमें इसकी नीयत में खोट लगती है कि हमेशा नानुकुर करने वाली एकाएक हाँ कैसे कर दिया। कहीं बिहार का चुनाव तो नहीं, उसकी बैतरनी पार करने की कहीं इसकी साजिश तो नहीं है, या कहीं पहलगाम में हुई घटना से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सरकार का एक नया कोई शिगुफा तो नहीं है। इसे जब तक जातिवार गणना नहीं होती है, हमें सरकार के इस निर्णय पर शक और शुबह है, क्योंकि ये कहती कुछ है करती कुछ है। अभी तक ना कर रही थी, एकाएक हाँ कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं चाल है। हम इसको सच तभी मानेंगे जब जातिवार गणना जमीनी हकीकत के रूप में बदलेगी। बोधगया में हालिया में आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? लगातार बौद्ध भिक्षु वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ का प्रशासन उनको जबरदस्ती उठाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एक षड्यंत्र के तहत ये सारे के सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, क्योंकि जब सभी धर्मों को अपने अपने तौर तरीके से उस धर्म को मनाने, उसकी व्यवस्था करने, आज की देखरेख की छूट है, तो बोधगया में हिंदू मठ, हिंदू धर्म पुजारियों की आवश्यकता क्यों? राम जन्मभूमि में अगर राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई बौद्ध नहीं, कोई जैन नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई पारसी नहीं, या किसी के धर्म में अन्य धर्मावलंबी का कोई प्रवेश नहीं, तो विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोधगया, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पर आखिर व्यवस्था की देखरेख में हिंदू पंडित पुजारियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब है जहां एक और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, मस्जिद को ढा रहे हैं, मदरसे को बंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बौद्धों के सुविख्यात बौद्ध मंदिर पर भी इनकी तिरछी नज़र है। कहीं न कहीं उसको हड़पने और मंदिर के रूप में परिवर्तित करने की इनकी साजिश है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और सरकार को इससे मैं ये भी कहता हूं कि सरकार इस प्रकार के घटिया कार्य करने से बाज है। एक मामला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 85-15 की बात होती थी, उसके बाद ये फ्लॉप होता नजर आ रहा है। सारे ज़्यादातर जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो धर्म भी आज भी उलझे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरे यात्रा के एजेंडे को देखेंगे तो इस यात्रा का एजेंडा ही वही है जो आप प्रश्न के माध्यम से उठा रहे हैं। इस देश में जो मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सरकार धर्म का हवाला देकर लोगों को गुमराह करती है। सही मायने में धर्म श्रद्धा का मामला है, लेकिन धर्म को राजनीतिक मुद्दा बनाना, धर्म के नाम पर समाज को बांटना,
धर्म के नाम पर देश को बांटना, धर्म के नाम पर विभिन्न धर्म और जातियों में नफरत, घृणा पैदा करना, ये बहुत ही घटिया सोच है। इसलिए सरकार को इससे बाज आना चाहिए। अगर सरकार कुछ करना है तो आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है, उनको रोजगार देने की बात सुनिश्चित करें। महंगाई आसमान पर है, उस पर रोक लगाने की बात करें। गरीबी इस हद तक बढ़ी है कि 80 करोड़ लोग आज 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी जो लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IAF, IPS आदि आदि उच्च पदों पर जाने के लिए स्वप्न भी कभी नहीं सोच पाएंगे। 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाले लोग अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ाने का स्वप्न भी कभी नहीं सोच पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार देश को कंगाल बना रही है, गरीब बना रही है, लाचार बना रही है और बदहाल जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा कर रही है, जिससे कि 5 किलो 10 किलो चावल पर ये हमारा गुणगान करते रहें, हमें वोट देते रहें, हमारी कुर्सी पक्की रहे, देश की जनता भाड़ में जाए। ये भाजपा के नेताओं की सोच है। अपनी जनता पार्टी 2027 के चुनाव में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? जो प्रदेश और देश की जनता की जवाबदेही पर सरकार खरी न उतरी हो, उसको सत्ता में बने रहने कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारी तैयारी अभी से शुरू हो गई है और हमारा लक्ष्य होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव। क्या गठबंधन में जाएंगे कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? तैयारी यद्यपि हम अकेले पर कर रहे हैं, सभी 403 विधानसभाओं की हमारी तैयारी, लेकिन लक्ष्य है भाजपा की विदाई का। तो भाजपा की विदाई के लिए यदि हमें लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाना भी पड़ेगा तो कोई गुरेज नहीं हो।